आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब डिस्टेंस को मैंने स्केलर में लिखा था, तो यहां पर मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, और वो है डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैं पहले लिख चुका हूं। इसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है मगर स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो पता चल गया वेक्टर कौन से होते हैं, स्केलर कौन से होते हैं, और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन अब जरा देखते हैं कि वेक्टर्स को अगर हम कहीं पर मेंशन कर रहे हैं तो उनका सिंबल या उनकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने एक वेक्टर की कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की कैसे होगी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो किस्म की रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे हम। नंबर 1 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है ये भी हम डिस्कस करते हैं। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक होगा जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं सिंबॉलिक सिंबल हम कैसे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंबल देना चाह रहा हूं तो उसमें एक तरीका हम ये यूज करेंगे कि वी विल यूज बोल्ड लेटर्स। अगर मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो वेक्टर्स की बात करते हुए मैं बोल्ड लेटर्स यूज करूंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं वेक्टर लिखूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है d और फोर्स का वेक्टर है f, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। यूं लगेगा जैसे ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो यूं नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को थोड़ा बोल्ड करके लिखूंगा लाइक दिस, और फोर्स के वेक्टर को लाइक दिस। तो आई विल यूज बोल्ड लेटर्स फॉर वेक्टर्स और लाइट फेस लेटर्स फॉर स्केलर्स। अगर मैं कहीं लाइट फेस करता हूं तो फिर ये स्केलर्स हैं। लेकिन ये इतना अच्छा मेथड नहीं है। उसकी रीजन क्या है, समटाइम हो सकता है आप जो है वो स्केलर लिख रहे हो लेकिन आपके पेन की निब ही या आप कोई ऐसा थिक निब वाला मार्कर यूज कर रहे हो तो दूसरा समझ जाए कि शायद ये वेक्टर्स हैं। इसलिए हमें कोई इससे ज्यादा अच्छा तरीका यूज करना चाहिए, और वो तरीका ये है कि वी विल यूज एरो हेड। ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप क्यों ना उसके ऊपर एरोहेड डाल दें। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो आप एरोहेड डाल दें, और फोर्स है तो आप एरोहेड डाल दें। लेकिन जब आप एरोहेड डालेंगे तो फिर आप उनको लाइट फेस ही लिखिएगा। अब ये ना कर दीजिएगा कि आप साथ बोल्ड फेस भी कर दें और एरोहेड भी डाल दें। मेरा इस वजह से बोल्ड है क्योंकि मेरा मार्कर थिक है, लेकिन अगर आप लोग लिखेंगे तो इनमें से कोई एक मेथड यूज करना है, दोनों नहीं। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं कहीं पर न्यूमेरिकल्स में लिखूंगा कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन्स है, तो मैं यूं लिखूंगा फोर्स इज 10 न्यूटन्स। तो फोर्स के साथ वेक्टर का निशान डालूंगा। तो ये तो हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब जरा डिस्कस करते हैं कि ग्राफ पे आप किस तरह से ये करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी सिंपल है। ग्राफ में हम दो चीजें यूज करेंगे। नंबर 1 वी विल यूज अ टेल एंड अ हेड। हम एक एरो बनाएंगे जिसकी एक टेल होगी और एक हेड होगा उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। मिसाल के तौर पर टेल क्या बताएगी, टेल बताएगी मैग्नीट्यूड, और एरो हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर जरा देखिए, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने, और वेक्टर है कुछ इस तरह से कि मैं फोर्स यहां तो लिखकर बता रहा था ना 10 न्यूटन है, मैं आपके सामने बना देता हूं कि ये फोर्स है 10 न्यूटन। तो ये जो टेल है ये उसका 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड 10 शो करे, और ये जो हेड है ये इस डायरेक्शन में, इसका मतलब बता रहा है कि फोर्स इधर को लग रही है। और अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो आप उस वेक्टर को डेफिनेटली छोटा बनाएंगे। जैसे ये इससे हाफ साइज में है तो इसका मतलब ये बता रहा है कि फोर्स उधर कोई लग रही है लेकिन कितने न्यूटन,
5 न्यूटन। तो टेल की जो लेंथ है वो क्या बताएगी, टेल की लेंथ बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो कीजिएगा, मिसाल देता हूं, हमारे पास अगर मैं यहां से फैसलाबाद तक जाता हूं और मैं 300 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं और मैंने इसको वेक्टर ड्रॉ करना है कि मैंने 300 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो 300 किलोमीटर तो आपकी बुक के ऊपर, आपकी कॉपी के ऊपर आ ही नहीं सकता। इस सूरत में हम क्या करते हैं, वी चूज अ सूटेबल स्केल। हम एक सूटेबल स्केल चूज करें, एक ऐसा स्केल चूज करेंगे जिससे हम उस चीज को ड्रॉ कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कहता हूं कि सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर्स। तो अगर मैंने लाहौर से फैसलाबाद तक का वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर, मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मैं 3 सेंटीमीटर लंबी टेल बनाऊंगा उसकी। तो ये हमारे पास एक सूटेबल स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सिर्फ इतना डाटा काफी है अगर आप वेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी रीजन मैं भी आप लोगों को बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिएगा हमारे पास अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास एक फोर्स है, फोर्स को छोड़ते हैं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। मैं आपको कहता हूं भाई 50 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ में जाना है और आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। क्या आप पहुंच जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप 50 मीटर ट्रैवल करेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, आपको सारी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैंने एक बात नहीं बताई, और वो क्या है? वो ये कि भाई हमने स्टार्ट कहां से करना है। जब मैं आपको ये कहूंगा कि भाई जब आप डाक खाने के पास आ जाओ, पोस्ट ऑफिस के पास आ जाओ, फिर आपने 30 डिग्री नॉर्थ और 50 मीटर्स ट्रैवल करना है, फिर ये चीज आपकी समझ में आएगी और आप मेरे घर तक पहुंचेंगे। तो यानी कि हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए ताकि हम वहां से स्टार्ट करें। तो अब जरा देखते हैं वो रेफरेंस पॉइंट क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर्स को ड्रॉ करने से पहले हम दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। याद रखिएगा, हम एक्स एक्सिस की जो राइट साइड पर वैल्यूज हैं पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और एक्स एक्सिस की लेफ्ट वैल्यूज को नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो अपवर्ड वैल्यूज हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और वाई एक्सिस पर जो डाउनवर्ड वैल्यूज हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये है हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, और ज्यादातर वेक्टर्स हम इसी पॉइंट के रेफरेंस से ड्रॉ करते हैं। तो वो जो मैं रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा था वो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं कि ये ओरिजिन है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां देखने वाली है वो ये है कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है इसको हम दो नाम देते हैं जो कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने। पहला नाम देते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको एक और नाम भी देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ये दो नाम आप लोगों ने याद रखने हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम। तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम का फायदा क्या है? आपने जब भी किसी चीज को लोकेट करना हो तो आप बड़ी आसानी से इस सिस्टम के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं
इस पॉइंट की बात करूं, ये मेरे पास एक पॉइंट है, मैं आपसे पूछता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। जब भी मैं वर्ड बोलूंगा ना कोऑर्डिनेट्स, जो कि यहां पर भी आया है, कोऑर्डिनेट का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है सिंपल अल्फाज में एड्रेस। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एड्रेस। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस पॉइंट का एड्रेस, यानी मैं यहां पर जाना चाहता हूं, मैं कैसे जाऊं? आप कहेंगे सर आप ऐसा करें, 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस में जाएं और फिर 4 पॉइंट वाई एक्सिस में जाएं, आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा? एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस का एड्रेस पहले लिखेंगे, एक्स एक्सिस में आपने कितना ट्रैवल किया इस पॉइंट तक जाने के लिए 2, और फिर वाई एक्सिस में कितना ट्रैवल किया इस पॉइंट तक जाने के लिए 4। तो ये 2 और 4 इसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स। यहां से हम एक और अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो ओरिजिन है इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इसी पॉइंट पर खड़े हैं और इसी पॉइंट पर जाने के लिए आपको कुछ भी ट्रेवल नहीं करना, ना ही एक्स एक्सिस में ना ही वाई एक्सिस में। तो जब भी मैं किसी चीज के कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा तो आप लोग देखेंगे कि उसमें आप एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल करेंगे और वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल करेंगे। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर का वर्ड क्यों आया और कोऑर्डिनेट का क्यों आया? कोऑर्डिनेट, इससे आप किसी भी पॉइंट का एड्रेस आसानी से बता सकते हैं किसी को। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? रेक्टेंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां डेफिनेशन आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो डेफिनेशन है प्लेन वेक्टर। प्लेन वेक्टर, ये प्लेन वेक्टर क्या होता है इसको भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आइए इसको हम एक आसान सी एग्जांपल से जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास एक तितली जो है, एक बटरफ्लाई जो है, वो दीवार पर बैठी। मैं इस बटरफ्लाई का एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि बटरफ्लाई एग्जैक्ट किस जगह पर है। सबसे पहले तो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने चाहिए। अब मुझे मालूम है कि अगर इस तितली तक पहुंचना है तो अगर मैं दीवार पर थोड़ा सा एक्स एक्सिस में जाऊं और फिर वर्टिकल वाई एक्सिस में जाऊं तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि इस तितली का एड्रेस जो है उसके लिए कितने पॉइंट्स जरूरी हैं? तो आप कहेंगे सर 2 पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और फिर मैं ये वेक्टर बनाऊंगा। ये वेक्टर सिर्फ 2 पॉइंट्स की मदद से बना है, यानी इस वेक्टर के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ऐसा वेक्टर जो सिर्फ 2 एक्सिस से बन जाए उसे हम बोलते हैं ये एक 2D वेक्टर है या प्लेन वेक्टर है। तो व्हाट इज अ प्लेन वेक्टर? नंबर 1 उसके लिए जरूरी है 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 ही एक्सिस चाहिए होते हैं। प्लेन वेक्टर का एक और नाम याद रखिएगा, 2D वेक्टर। 2D वेक्टर क्यों भला बोला इसको 2D वेक्टर? नाम बता रहा है 2D, 2 डायमेंशंस, 2 एक्सिस। अब जरा देखिए, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया अभी, तो मैं ये एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये कैसा वेक्टर है? आप देखेंगे कि इस वेक्टर को, सिर्फ इस वेक्टर के लिए 2 एक्सिस चाहिए, 2 और 4। तो हमारे पास ये एक 2D वेक्टर है या एक प्लेन वेक्टर है। यहां ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगल जो है इसे हम बोलते हैं थीटा। तो इसका मतलब प्लेन वेक्टर के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 एक्सिस होंगे और एक एंगल थीटा होगा। थीटा को ऐसे लिखते हैं। और ये थीटा क्या कोई भी एंगल हो सकता है? हरगिज नहीं। थीटा की एक बड़ी ही जो कह लें स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि थीटा is an angle which a vector makes from, अब ये अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा, from positive x axis in anti-clockwise डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं यहां से एक एंगल बना दूं, ये वेक्टर है
और इस वेक्टर तक मैं एक एंगल बनाता हूं, ब्लैक में शो करूंगा ये एंगल। क्या मैं इसको थीटा बोल सकता हूं? है तो ये एक्स एक्सिस से वेक्टर तक, लेकिन ये कौन सा एक्स एक्सिस है? ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट वाला। इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं, वो क्या कह रहा है, दो शर्तें बता रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा ना, तो ये थीटा है, ये थीटा नहीं होगा। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में तो आप किसी भी एंगल को थीटा कह सकते हैं ना, लेकिन फिजिक्स में आप किसी भी एंगल को थीटा नहीं कह सकते, बल्कि बड़े स्पेसिफिक एंगल है जिनको आप थीटा बोल सकते हैं, और वो एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अब आज की आखिरी बात डिस्कस करते हैं, और वो है कि प्लेन वेक्टर की जगह कोई और वेक्टर भी होता है, तो जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिर से इमेजिन करें कि हमारे पास एक तितली है, लेकिन ये तितली जो है ये दीवार पर बैठी नहीं है, बल्कि दीवार से थोड़ा सा आगे उड़ रही है, और मैं इस तितली तक पहुंचना चाहता हूं। आपको मालूम है पहले तो मेरे पास एक्सिस होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर मुझे एक और एक्सिस चाहिए होगा, वो मैं बताता हूं क्यों। अब जरा देखिए, मैं एक्स एक्सिस में गया और फिर मैं वाई एक्सिस में ऊपर जाऊंगा। जब मैंने देखा मैं वाई एक्सिस में भी चला गया हूं, लेकिन मैं तितली तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स काफी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्लेन से बाहर को ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि z एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर जाकर मैं तितली तक पहुंचूंगा। इस सूरत में इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हुए, एक्स एक्सिस का एड्रेस बताएगा, वाई एक्सिस का, और z कोऑर्डिनेट z एक्सिस का एड्रेस बताएगा। और ऐसा वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तितली तक, ये ऐसा वेक्टर है जो तीन एक्सिस की मदद से या तीन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ड्रॉ हुआ है, इसे मैं 2D वेक्टर नहीं कह सकता, इसे मैं 3D वेक्टर कहूंगा, और इसका एक और नाम है स्पेस वेक्टर। स्पेस से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये स्पेस में बनता है वेक्टर, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्पेस वेक्टर इस वजह से क्योंकि ये 3D वेक्टर है। दूसरी बात, अगर आप यहां पर एंगल्स देखेंगे तो इसका एक एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, एक वाई एक्सिस से बनेगा और एक जेड एक्सिस से बनेगा, और इनको हम अल्फा, बीटा और गैमा का नाम देंगे। तो 2D वेक्टर के लिए सिर्फ एक एंगल थीटा चाहिए था, लेकिन इसके लिए हमारे पास तीन एंगल चाहिए, अल्फा, बीटा और गैमा। तो इसका मतलब अगर मैं बताऊं कि एक प्लेन वेक्टर क्या है, तो बड़ी सिंपल बात है कि एक प्लेन वेक्टर बेसिकली एक 3D वेक्टर है। इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और इसके लिए 3 एक्सिस भी चाहिए, एक्स वाई जेड, और इसके लिए 3 एंगल्स चाहिए जिनको अल्फा, बीटा और गैमा बोलेंगे। याद रखिएगा, अल्फा कहां से बनेगा? एक्स एक्सिस से। बीटा कहां से बनेगा जी? वाई एक्सिस से। और गैमा जेड एक्सिस से। स्टूडेंट्स, आज की आखिरी बात बता दूं, आपके सामने फिर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, लेकिन 3D के लिए। अब दो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस। तो ये एक्स, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक्सिस इधर को नहीं है, ये एक्चुअली में आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड है। यानी अगर मैं 3D में इमेजिन कर रहा हूं, ये तीनों जो है ना एक्सिस इस तरह से, और ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री है, देख रहे हैं ना आप। लेकिन अब मसला क्या है कि मैं एक्चुअली में इस वेक्टर को इधर बना नहीं सकता, इस वजह से मैं इसको इधर बना देता हूं। तो ये एंगल ऐसे लगता है जैसे ये 90 नहीं है। अगर आप 3D में देख रहे थे जैसे जो मैंने अभी दिखाया, तो उसमें ये सारे एंगल 90, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों 90 डिग्री पर है। और आखिरी बात ये आपको बताता चलूं कि यहां पर बच्चे एक और कंफ्यूजन देखते हैं। बच्चे कहते हैं सर बुक में गलती है। भला क्या सर? इधर एक्स एक्सिस इधर बना हुआ है और ये वाई एक्सिस है, और इवन समटाइम एक्स एक्सिस इसको बोल देते हैं। ये गलती नहीं है बच्चों, एक्स वाई जेड सिर्फ हमने नाम देने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्स वाई जेड जो है इसको एक्स नाम दे दें, वाई इसको नाम दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो समटाइम आपको बुक जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स नहीं बोलेगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये एक सिंपल कन्वेंशन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि वेक्टर्स और स्केलर्स में बेसिक डिफरेंस है किस चीज का, और वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये कोऑर्डिनेट्स और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की कुछ बड़ी ही फेमस टर्म्स